हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की हिंदी को डिस्कस करने वाले हैं और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही उनके आंसर्स को भी देखेंगे। तो आपकी बुक का नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संप्रेषण का अर्थ व परिभाषा स्पष्ट करते हुए संप्रेषण के तत्वों का उल्लेख करें। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवरीवन। आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसका आंसर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संप्रेषण के अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करेंगे। सो संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो संप्रेषण का अर्थ है विचारों, भावनाओं, सूचनाओं, तथ्यों और अनुभवों का आदान प्रदान करना। यह प्रक्रिया दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है, यानी कि दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में ये प्रक्रिया जो है वो हो सकती है, जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है और दूसरा उसको समझता है और सुनता है। ठीक है, इसके बाद संप्रेषण केवल शब्द तक सीमित नहीं है, यह हाव भाव, संकेत, लिखित भाषा और अन्य माध्यमों के द्वारा भी हो सकता है। यानी कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी जरिए से दे सकते हैं, इशारों से दे सकते हैं, हाव भाव से दे सकते हैं, जैसे आप चाहें दे सकते हैं। ये सभी संप्रेषण के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण शब्द मूल संस्कृत सा यानी कि साथ और प्रेषण यानी कि भेजना से हुआ है, जिसका अर्थ होता है संदेश भेजना या विचारों को भेजना। ठीक है, तो इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए देख लेते हैं। FEL डॉन्स के अकॉर्डिंग संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने अनुभव, विचार और सूचनाएं एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ठीक है, और डॉक्टर नंद किशोर त्रिखा कहते हैं कि संप्रेषण का उद्देश्य ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान करने से है और उसे साझा करने से है। आई होप आपको दोनों ही परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपको ये दोनों ही परिभाषाएं याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको संप्रेषण के तत्व भी लिखने हैं। सबसे पहले देखेंगे, संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए कुछ मूलभूत तत्वों की आवश्यकता होती है, और जो तत्व हैं, पहला होता है प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है बेसिकली सेंडर, जो उस चीज़ को भेज रहा है या तैयार कर रहा है। ठीक है, प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो संदेश तैयार करता है और उसे भेजता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक जो कक्षा में जानकारी दे रहा है उसे प्रेषक कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरफ से जानकारी दे रहा है, वो बोल रहा है, तो बोलने वाले को हमेशा सेंडर या प्रेषक कहते हैं। उसके बाद संदेश होता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं। संदेश वह सामग्री या सूचना होती है जिसे प्रेषक द्वारा भेजा जाता है। अगर आप अपनी क्लास में कुछ बता रहे हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम संदेश कहेंगे। यह लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है या दृश्य भी हो सकता है, यानी कि कोई भी पिक्चर भी हो सकता है। उसके बाद देखिए, इसका उदाहरण है, परीक्षा 15 जनवरी को होगी। ये एक तरीके की इन्फॉर्मेशन है जो कि टीचर्स ने दी, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है इसी को हम क्या बोलेंगे, मैसेज या संदेश बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, माध्यम यानी कि मीडियम, संदेश को प्रेषित करने के लिए उपयोग किए गए साधन को माध्यम कहते हैं। यानी कि जिस भी चीज़ के जरिए आप अपने संदेश को भेज रहे हैं उसको हम माध्यम कहेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है माध्यम के, जैसे कि भाषण हो सकता है, पत्र हो सकता है, ईमेल, रेडियो, आप रिकॉर्डिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, आप वीडियोज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होंगी ये आपके मीडियम यानी कि माध्यम में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका ग्राही यानी कि रिसीवर। वह व्यक्ति जो संदेश को प्राप्त करता है, उसका अर्थ समझने का प्रयास करता है, उसे हम ग्राही बोलते हैं। जैसे आपने कुछ बात बोली और मुझे उसे समझना है, तो मैं उस चीज़ की ग्राही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कक्षा में छात्र जो होंगे वो ग्राही होंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिक्रिया। जब ग्राही संदेश को समझने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देता है तो इसे प्रतिक्रिया कहते हैं। यानी कि जैसे किसी ने इन्फॉर्मेशन ली, उसके बाद जो उसका रिएक्शन होता है उसको हम बेसिकली प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका संदर्भ है। संप्रेषण का उद्देश्य और परिस्थिति संदर्भ को दर्शाती है। यानी कि जो संप्रेषण है ना, यानी कि संप्रेषण आखिर दिया किस लिए गया है, तो वो जो चीज़ है वो संदर्भ को दिखाएगी, यानी कि उस मैसेज देने का क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या पर्पस था उसका। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, अधिकारी मीटिंग या सामाजिक संवाद। यानी कि आधिकारिक मीटिंग जो होती है वो किस लिए होती है, कोई भी आधिकारिक तौर पे जो काम हो रहा होता है उसके लिए आधिकारिक मीटिंग होती है। और सामाजिक संवाद, समाज में मेल जोल बढ़ाने, या फिर समाज में अगर कोई भी समस्या है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सामाजिक संवाद में आएंगी। तो दोनों ही चीज़ों का पर्पस अलग अलग होता है। बेसिकली पर्पस को ही हम संदर्भ के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है शोर यानी कि नॉइज़। संप्रेषण प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को शोर कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी से कोई बात कहना चाहते हैं और रिसीवर तक वो बात नहीं पहुंच रही है या बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जो प्रॉब्लम्स है उसी को हम क्या कहेंगे, शोर कहेंगे। जैसे कि आवाज़ का अधिक होना या कहीं और से आवाज़ अधिक आ रही जिसकी वजह से आपका मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर भाषा की अस्पष्टता यानी कि आप वर्ड्स ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं या फिर आपके वर्ड्स क्लियर नहीं है, तो उसको भी हम शोर में गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संप्रेषण के महत्व के बारे में बताया गया है। विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान यह मानव समाज को जोड़ने का आधार है। यानी कि जब भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। सामाजिक संबंधों की स्थापना, जब हम कोई चीज़ दूसरे इंसान से शेयर करते हैं तो हम अपने थॉट्स, अपने थॉट्स, अपने विचार, अपनी बहुत सारी चीज़ों को साझा करते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे बीच में सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है। ठीक है, उसके बाद है संगठन में समन्वय। यह संस्थानों और संगठनों के लिए अनिवार्य है। यदि आप किसी भी संस्थान या किसी भी संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो संप्रेषण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद निर्णय निर्माण में सहायता, प्रभावी संप्रेषण से बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरीबॉडी। इसके बाद देखते हैं, इस प्रकार संप्रेषण समाज और संगठन का अभिन्न हिस्सा है। इसके तत्वों को समझकर इसे प्रभावी और सटीक बनाया जा सकता है। यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है वो एक समाज का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और हम इसे अच्छे से समझ के बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने समाज को अच्छा बना सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति के विकास में संप्रेषण और संचार के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बेसिकली हमें शिक्षा और संस्कृति के विकास में संप्रेषण की क्या महत्वता है ये बताना है। ठीक है, यानी कि संप्रेषण कैसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका परिचय देख लेते हैं। संप्रेषण और संचार का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही तो हम एक दूसरे को जान पाते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे से रिलेशंस बना पाते हैं। तो इसी वजह से मानव जीवन में संप्रेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा और संस्कृति के निर्माण और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि हमारी जो एजुकेशन है वो कैसे फैलती है, संप्रेषण की वजह से ही फैलती है। संस्कृति फैलती है, उसका निर्माण होता है, विकास होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। संप्रेषण के माध्यम से ज्ञान, विचार और परंपराओं का आदान प्रदान होता है जो समाज के सतत विकास के आधार पर है। ठीक है, देखिए अगर कहीं का समाज है, ठीक है, एक सोसाइटी है और यहाँ दूसरी सोसाइटी है, जब इन दोनों सोसाइटीज़ के बीच में संप्रेषण होता है तो यहाँ की जो विचार हैं, यहाँ की जो भावना है वो इस वाली सोसाइटी में, और ये वाली सोसाइटीज़ की जो विचार और भावना है वो इस वाली सोसाइटीज़ में जो है वो फैलती हैं। तो इसी तरीके से समाज में परंपराओं का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आप अपने आसपास देख सकते हैं कि आपके आसपास कितने दूर दूर के देशों का प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये संप्रेषण की वजह से ही हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली शिक्षा में संप्रेषण का महत्व बताना है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्ञान का आदान प्रदान। शिक्षा में संप्रेषण शिक्षक और छात्रों के बीच विचारों, सूचनाओं और ज्ञान को साझा करने का माध्यम है। एक शिक्षक प्रभावी संप्रेषण के बिना अपने ज्ञान को छात्रों तक नहीं पहुंचा सकता। बेसिकली अगर कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है, अगर बताने का तरीका ठीक नहीं है, वर्ड्स ठीक नहीं है, तो आप अपनी सही इन्फॉर्मेशन दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। यही चीज़ होती है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी होती है। तो शिक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, शिक्षण प्रक्रिया का प्रभावी संचालन। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक का भाषा और संदेशों का प्रभावी उपयोग छात्रों को विषय को समझने में सहायता करता है। मौखिक, लिखित और दृश्य माध्यमों का उपयोग संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाता है। यानी कि बेसिकली इसमें यह कहा गया है कि शिक्षक जो होते हैं उनकी भाषा और संदेश देने का जो तरीका होता है वो छात्रों को बहुत ज़्यादा समझने में हेल्प करता है। अगर शिक्षक का समझाने का तरीका ठीक नहीं है तो छात्र उसको सही से समझ नहीं पाएंगे। तो वो समझाने का तरीका कैसे भी हो सकता है, आप मुँह से समझा सकते हैं, यानी कि मौखिक तरीके से समझा सकते हैं, लिखित तरीके से समझा सकते हैं, कोई मैसेज लिख के समझा सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से कोई दृश्य बनाकर या कोई क्रिएटिविटी कराकर भी आप उसे समझा सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये शिक्षण की प्रक्रियाएं होती हैं जो कि संप्रेषण को अधिक प्रभावशाली बनाती हैं शिक्षा के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों की समझ का विकास होता है। जब शिक्षक और छात्र के बीच स्पष्ट और पारदर्शी संचार होता है तो ये छात्रों को सोचने की क्षमता को बढ़ा देता है। यानी कि जब टीचर्स के वर्ड्स क्लियर हैं और टीचर अच्छे से अपने जो ज्ञान है वो बच्चों तक पहुंचा
पा रहे हैं तो बच्चों और शिक्षक के बीच में जो है वो एक अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ती है और बच्चों की जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न और उत्तर के माध्यम से सहभागिता। यानी कि अगर टीचर ने कोई बात समझाई है बच्चों को और बच्चों ने उसे अच्छे से समझ लिया है, तो टीचर अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकता है, जो क्वेश्चन चाहे वो पूछ सकता है और बच्चे उस क्वेश्चन को के आंसर देने के लिए अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे प्रश्न और उत्तर के माध्यम से जो सहभागिता होती है वो बीच में वो कनेक्टिविटी बन जाती है। ठीक है। संप्रेषण के माध्यम से शिक्षक और छात्र के बीच में इस संवाद स्थापित होता है। संवाद यानी कि बातचीत स्थापित हो जाती है। यह संवाद छात्रों को अपने प्रश्न पूछने और जिज्ञासाओं को व्यक्त करने का अवसर देता है। यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में क्वेश्चंस आने लगते हैं, उन्हें ये लगने लगता है कि हाँ अगर ये चीज़ है तो इसमें ये क्या है या वो क्या है, वो क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, उनके अंदर जिज्ञासाएं आ जाती हैं, फिर वो उन चीज़ों को फिर उन चीज़ों को व्यक्त करने लगते हैं टीचर के सामने। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है तकनीकी और डिजिटल माध्यमों का योगदान। आज के युग में डिजिटल माध्यम जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन कक्षाएं शिक्षा में संचार के नए आयामों को स्थापित कर रहे हैं। यानी कि देखिए ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, ये सारी ही चीज़ें संप्रेषण का उदाहरण है और ये सारी ही चीज़ें आजकल जो शिक्षा है उसमें एक बड़ा योगदान देती हैं। तो ये सारी ही चीज़ें संप्रेषण की हैं और शिक्षा में बड़ा योगदान देने के कारण शिक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संस्कृति के विकास में संप्रेषण का महत्व। अब हम संस्कृति के विकास में देखेंगे, ठीक है, कि संप्रेषण जो है वो संस्कृति को कैसे बढ़ाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है परंपराओं और मूल्यों का संरक्षण। संप्रेषण के माध्यम से किसी भी समाज की परंपराएं, मूल्य और रीति रिवाज अगली पीढ़ी तक पहुंचाए जाते हैं। भाषा, साहित्य और कला इसके प्रमुख माध्यम है। देखिए अगर आपके घर में कोई फेस्टिवल मनाया जाता है तो आपके जो बड़े होंगे वो आपको बताएंगे कि हाँ ये फेस्टिवल ऐसे बनाया जाता है, आपको सिखाएंगे कि ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, आपको सिखाएंगे भी, दिखाएंगे भी, प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे, जिससे कि आप उस चीज़ को समझ सकें और आप उस चीज़ को आगे फॉलो कर सकें। तो यही चीज़ है, तो वो उनका आपको बताना, दिखाना या फिर प्रैक्टिकली आपके सामने करना, वो संप्रेषण ही तो है। तो ये जो संप्रेषण है आपको हेल्प करता है अपने समाज को, अपनी परंपराओं को सीखने के लिए। तो परंपराओं को सीखने के लिए संप्रेषण बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं संस्कृतियों का आदान प्रदान। ये आप देख ही चुके हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो कपड़ों का स्टाइल था पहनने का वो बहुत अलग था, बट आज के टाइम पे हम जो जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं वो वेस्टर्न कपड़े हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर लोग अब उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं जो कि साइड से आई है। तो यही चीज़ है कि हम लोगों ने क्या किया है, संस्कृतियों का आदान प्रदान किया है। चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या है। संस्कृतियों का आदान प्रदान वैश्विक और अंतर सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियां आपस में जुड़ती हैं। इसे एक समृद्ध और बहुलतावादी समाज का निर्माण होता है। यानी कि वैश्विक स्तर पर एक देश दूसरे देश से कनेक्ट करता है, यहाँ की संस्कृति यहाँ जाती है, यहाँ की संस्कृति यहाँ जाती है और चीज़ें क्या होती हैं, आपस में जुड़नी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद देखिए सामाजिक एकता का निर्माण होता है। संचार समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में एकता और सहयोगिता को बढ़ाता है। यानी कि एकता और सहयोग को बढ़ावा देता है। हमेशा यही होता है कि चीज़ें जो हैं जब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती हैं तो लोग उनको पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं। कभी-कभी नापसंद भी किया जाता है, बट ज़्यादातर केसेस में वो जो चीज़ें होती हैं वो अच्छा प्रभाव डालती हैं और लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं। तो समाज में जो है एकता का निर्माण होता है। यह भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच में आपसी समझ और समन्वय का साधन बनता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य और कला का विकास। साहित्य और कला किसी समाज की संस्कृति का अभिन्न अंग होते हैं। इनका प्रसार और विकास प्रेषण के बिना संभव ही नहीं है। यानी कि अगर आप किसी भी तरीके से के साहित्य से जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी भी कला से जुड़े हुए हैं, तो बिना कम्युनिकेशन के या बिना संप्रेषण के आप अपनी कला को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि कला के लिए आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक कलाकार की ज़रूरत पड़ती है जिससे आपको कला सीखनी है, तो वो आपको सिखाएगा, तो इसका मतलब संप्रेषण कर रहा है। सो हमें साहित्य और कला को बढ़ाने के लिए हमेशा ही संप्रेषण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कविता है, नाटक है, संगीत है, ये ऐसे माध्यम हैं जो साहित्य और कला को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नवाचार और बदलाव का माध्यम। संप्रेषण नई तकनीकों, नए विचारों, दृष्टिकोणों को फैलाने का माध्यम है। जैसे कि आपके पास कोई नया थॉट है और आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप दूसरे को बताएंगे। सो वो जो जरिया है वो संप्रेषण ही तो है, संप्रेषण के जरिए ही तो आप किसी को बताएंगे। तो यह समाज को प्रगतिशील बनाता है और पारंपरिक जड़ताओं को तोड़ने में सहायता करता है। यानी कि बेसिकली ये आपको समाज को नई दिशाओं में लेके जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
अब जो हमारा पॉइंट है वो शिक्षा और संस्कृति के बीच में संबंध, यानी कि शिक्षा और संस्कृति के बीच में क्या संबंध है। शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि शिक्षा के बिना संस्कृति अधूरी है और संस्कृति के बिना शिक्षा अधूरी होती है। ठीक है। शिक्षा संस्कृति को संरक्षित करने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है, यानी कि अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम अपनी संस्कृति को कैसे संरक्षित करेंगे, कैसे अपनी नई पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। वहीं संस्कृति शिक्षा को दिशा प्रदान करती है, और वहीं संस्कृति जो है वो हमें बताती है कि शिक्षा की कौन सी दिशा अच्छी है, क्या गलत है और क्या सही है, तो वो हमारी संस्कृति हमें बताती है। शिक्षा व्यक्ति को संस्कारवान बनाती है और संस्कृति मूल्य को आत्मसात करने की क्षमता देती है। संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण विकसित करता है, यानी कि संस्कृति जो है उसकी मदद से आप ये जानते हैं कि कौन सी चीज़ आपके समाज के लिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए आवश्यक है और ठीक है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं एक दफ़ा। तो शिक्षा और संस्कृति के विकास में संप्रेषण और संचार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। यह न केवल ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम है, बल्कि समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को संरक्षित करने का भी माध्यम है। यानी कि सिर्फ हम ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करते, बल्कि अपने समाज और संस्कृति के मूल्यों को भी बचा के रखते हैं। आधुनिक युग में तकनीक प्रगति ने शिक्षा और संस्कृति के प्रसार को और अधिक सरल और प्रभावी बना दिया है। इस प्रकार संप्रेषण और संचार शिक्षा और संस्कृति के सतत विकास के लिए आवश्यक आधारशिला है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर तरीके से शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए हमें संप्रेषण की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेरोल्ड डी लासवेल के अनुसार संप्रेषण किसके माध्यम से होता है। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम दिया गया है, हेरोल्ड डी लासवेल। आपको बताना है कि इनके अनुसार संप्रेषण जो होता है उसका क्या माध्यम है। ठीक है। तो चलिए पहले परिचय पढ़ लेते हैं। हेरोल्ड डी लासवेल ने संप्रेषण की प्रतिक्रिया को स्पष्ट करने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावशाली मॉडल प्रस्तुत किया। बेसिकली इन्होंने संप्रेषण से रिलेटेड एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने कहा कि इसे लासबेल मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उनके अनुसार संप्रेषण निम्नलिखित 5 प्रश्नों के माध्यम से होता है, यानी कि उन्होंने जो संप्रेषण के बारे में बताया कि संप्रेषण कैसे होता है, चलिए आइए देख लेते हैं। तो पहला जो माध्यम है वो है हु यानी कि कौन। इसका संबंध संदेश भेजने वाले से है, जिसे प्रेषक या संचारकर्ता कहते हैं। हु यानी कि जो भेज रहा है संदेश, यानी कि जो बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे शिक्षक है, वक्ता है, लेखक है, जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन लिख रहा है, बता रहा है या सुना रहा है या एक्ट करके दिखा रहा है, वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं हु के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कहता है, यानी कि सेज व्हाट। यह संदेश की सामग्री या सूचना से संबंधित है, यानी कि दूसरा वाला पॉइंट, यानी कि ये हमारी सामग्री को बताता है, जैसे कि व्याख्यान हो गया, समाचार हो गया, विचार हो गया, उसके अलावा आपकी पोयम है, आपकी राइटिंग है, आपका लेटर है, आप जो भी चीज़ें जिस भी ज़रिए से भेजते हैं, तो वो जो होता है वो क्या कहता में आती है। ठीक है। उसके बाद है हमारा किस माध्यम से, यानी कि उस चीज़ को भेजने का माध्यम क्या हो सकता है, क्या वो लिखित है, मौखिक है, दृश्य श्रव्य है या डिजिटल है। तो इसका मतलब है कि हम बेसिकली इसमें माध्यम के बारे में बताते हैं। ठीक है। उसके बाद किसे किसे यानी कि जो उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करेगा, जो प्राप्त करता होगा उसे हम किसे बोलेंगे, यानी कि टू होम। यह संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति या समूह को इंगित करता है, उदाहरण के लिए छात्र, दर्शक और पाठक। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे किस चीज़ का काम करूँगी, हु का काम करूँगी, और आप किस चीज़ का काम करेंगे, टू होम का काम करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है वो है क्या प्रभाव डाला, यानी कि इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्या परिणाम होंगे इसके, जैसे कि ज्ञान को बढ़ाना, राय में बदलाव होना, प्रेरणा देना या फिर भड़का देना। ठीक है। कुछ भी हो सकता है। उसके बाद लासवेल मॉडल का जो महत्व है वो हम देखेंगे। इस मॉडल ने संप्रेषण को एक संचारित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की सहायता की। यह न केवल संचार प्रक्रिया को सरल बनाता है, बल्कि प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक तत्वों को भी रेखांकित करता है, यानी कि ये हमारे संचार को ईजी बना देता है और हमें उसे अच्छी तरीके से समझने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान, जनसंचार और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों में इसका व्यापक उपयोग होता है, यानी कि इन चीज़ों को समझने के लिए ये लासवेल मॉडल जो है वो बहुत होता है। ठीक है। चलिए आगे इसका
निष्कर्ष देख लेते हैं। तो इसका निष्कर्ष है, हैरोल्ड डी लासवेल के अनुसार संप्रेषण एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, यानी कि एक तरीके से बहुत अच्छी प्रक्रिया है जो कि स्टेप बाय स्टेप होती है, जो प्रेषक से शुरू होकर संदेश माध्यम और ग्राही के माध्यम से अपने प्रभाव तक पहुंच जाती है। यानी कि सबसे पहले प्रेषक होता है और लास्ट में जो एंड पॉइंट होता है वो होता है प्रभाव। ठीक है, इसके बाद यह मॉडल शिक्षा, राजनीति और जनसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संचार की प्रक्रिया को समझने और बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आई होप आपको ये वाला मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल संप्रेषण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सफल जो संप्रेषण होता है उसके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या बाधाएं होती हैं, हम इनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। संप्रेषण का उद्देश्य विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का सही और प्रभावी आदान प्रदान करना होता है। हालांकि यह प्रक्रिया हमेशा सफल नहीं होती क्योंकि इसमें कई बाधाएं आ सकती हैं। ये बाधाएं संप्रेषण को अस्पष्ट, भ्रमित या अप्रभावी बना सकती हैं। सफल संप्रेषण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पहचान कर उन्हें दूर करना आवश्यक है। यानी कि अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो हमारे संप्रेषण को बेकार कर सकती हैं या फिर असफल बना सकती हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहली बाधा है भौतिक बाधाएं। ठीक है, भौतिक बाधाओं से यानी कि फिजिकल बैरियर से। भौतिक बाधाएं वे बाधाएं हैं जो भौतिक वातावरण में आती हैं, यानी कि आपके जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, यानी कि आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनसे जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको हम भौतिक बाधाएं बोलते हैं। जैसे कि शोर का होना, अत्यधिक शोर, आवाज़ का अधिक होना संदेश को सुनने या समझने में कठिनाई पैदा करता है। जैसे कि आपके टीचर्स यहाँ पे बोल रहे हैं और बच्चे यहाँ पे शोर कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो अत्यधिक जो शोर होता है, जो नॉइज़ होती है, वो किसी भी संदेश को सुनने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उससे संदेश बेकार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूरी। दूरी, प्रेषक और ग्राही के बीच में अत्यधिक दूरी का होना, यानी कि टीचर यहाँ पर है और बच्चा बहुत दूर है तो भी वो उसको नहीं सुन पाएगा ठीक से, तो उसमें क्या होगा, स्पष्टता नहीं होगी, तो संदेश स्पष्ट रूप से नहीं पहुँच पाते हैं। उसके बाद है तकनीकी समस्याएं। इंटरनेट कनेक्शन की समस्या या उपकरणों का खराब होना संप्रेषण को बाधित कर देता है। आपने मोस्टली देखा होगा कि जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, अगर इंटरनेट आपका ठीक से नहीं चल रहा है या फिर आपका मोबाइल ठीक से नहीं चल रहा है तो आप उस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, आप अपनी क्लास को, आप अपनी स्टडीज़ को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो ये वही तकनीकी समस्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक उदाहरण है यहाँ पे, एक व्याख्यान के दौरान माइक्रोफोन की खराबी, यानी कि अगर आप कोई भी क्लास ले रहे हैं और आपका माइक्रोफोन जो है वो ख़राब है, उसमें से आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो भी क्या होगा, एक तरीके से तकनीकी खराबी के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारी भाषाई बाधाएं, यानी कि लिंग्विस्टिक बैरियर्स। भाषाई बाधाएं तब उत्पन्न होती हैं जब प्रेषक और ग्राही के बीच भाषा का अंतर या गलत फहमी होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जब एक व्यक्ति इंग्लिश बोलता है और दूसरा हिंदी, ये इंग्लिश नहीं जानता और ये हिंदी नहीं जानता, तो उस टाइम पे आपकी भाषाई जो बाधाएं हैं वो क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि ये हिंदी बोल नहीं पाएगा और ये इंग्लिश नहीं समझ पाएगा, तो दोनों ही एक दूसरे को ना तो ये समझा पाएगा और ना ही ये इसको समझ पाएगा। तो बेसिकली ये जो होती है ये भाषा की बाधा होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए भाषा की विविधता, ये वही चीज़ है कि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो क्या होता है कि संप्रेषण में जो है कठिनाई आ जाती है। इसके बाद तकनीकी शब्दावली, जटिल शब्दों या तकनीकों का उपयोग भी संदेश को समझने में बाधा उत्पन्न कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई ऐसे वर्ड यूज़ कर लिए हैं जिनका मतलब ही सामने वाले को पता नहीं है तो भी वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद है अस्पष्टता। अस्पष्ट या गलत शब्दों का चयन भी जो होता है वो लैंग्वेज को या किसी भी चीज़ की जो समझ होती है उसको बेकार कर देता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका इसका उदाहरण है, एक वैज्ञानिक भाषा में लिखा गया लेख जो सामान्य व्यक्ति ना समझ सके। या कोई भी अगर साइंस से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति है, वो अगर अपने ही लैंग्वेज में और साइंस की लैंग्वेज में कुछ लिखता है जिसे नॉर्मल इंसान ना समझ पाए, तो फिर उस टाइम पे संप्रेषण में जो है वो बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप की बाधाएं हैं वो है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। चलिए देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक बाधाएं कौन कौन सी होती हैं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं व्यक्ति के मानसिक या भावनात्मक अवस्था से संबंधित होती हैं। यानी कि बेसिकली यदि आपके जो फिज़िकल या फिर जो साइकोलॉजिकल अगर प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे अगर आप किसी संदेश को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अंदर आएगा। जैसे कि पूर्वाग्रह, यानी कि पहले से किसी चीज़ को सोच लेना। अगर प्रेषक या ग्राही के मन में पूर्व धारणाएँ हैं, तो संदेश का अर्थ बदल सकता है। यानी कि अगर पहले से आपने किसी चीज़ का आंसर ऑलरेडी अपने मन में सोच रखा है, तो भी आपको वो चीज़ जो है वो ठीक से समझ में नहीं आएगी। ठीक है? उसके बाद भय या तनाव का होना, यानी कि आप डरे हुए हैं किसी चीज़ से, तब आप किसी चीज़ को नहीं समझ पाएँगे, आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा।
जाएगा। सो तनावग्रस्त व्यक्ति संदेश को ठीक से समझने या व्यक्त नहीं कर पाते, यानी कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तब भी आप किसी चीज़ को ना तो समझ पाएँगे, ना ही उसे बता पाएँगे, ठीक है? उसके बाद ध्यान की कमी, यदि आपका ध्यान ही वहाँ नहीं है, किसी और चीज़ में ध्यान लगा हुआ है या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो भी आप चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे। तो ग्राही का ध्यान ना होना, विषय में रुचि ना लेना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये वैज्ञानिक बाधाओं के अंदर आती हैं। जैसे कि परीक्षा के दौरान छात्र का तनावग्रस्त होना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और वो एग्ज़ाम देने चला जाए, तो डेफ़िनिटली वो अच्छे से एग्ज़ाम नहीं लिख पाएगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। अब आती हैं हमारी सांस्कृतिक बाधाएँ, ठीक है? तो विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के कारण भी संप्रेषण बाधित हो सकता है। तो देखते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी सांस्कृतिक बाधाएँ हैं, ठीक है? तो पहला होता है संस्कृति की भिन्नताएं। प्रेषक और ग्राही की सांस्कृतिक परंपराओं, रीति रिवाजों और मान्यताओं की जो भिन्नताएं होती हैं, वो भी एक तरीके से बैरियर का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि एक इंसान एक अलग संस्कृति में रहता है, दूसरा अलग संस्कृति में रहता है, तो वो उस चीज़ को बेटर नहीं समझ पाएगा जो उस चीज़ वो दूसरा इंसान जो उसे समझाना चाह रहा है, ठीक है? बेसिकली ये कल्चर का जो डिफरेंस होता है वो होता है, ठीक है? इसके बाद अर्थ की भिन्नता। एक ही संदेश का विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ हो सकता है, यानी कि एक जगह एक चीज़ का अलग अर्थ है, दूसरी जगह दूसरी चीज़ का उसी चीज़ का अलग अर्थ है। तो वर्ड्स की वजह से, संस्कृति की वजह से भी हमें अलग-अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जिससे अर्थ जो होता है वो बदल सकता है, ठीक है? उसके बाद एक समाज में स्वीकार्य हाव-भाव दूसरे समाज में असभ्य माने जा सकते हैं। यानी कि अगर एक समाज में आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे समाज में भी उसे अच्छा ही मानते हों। हो सकता है उसमें उस चीज़ को बुरा मानते हों, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती हैं हमारी शारीरिक बाधाएँ। शारीरिक समस्याएँ भी संप्रेषण में बाधा बन सकती हैं। देखिए, सुनने या बोलने में समस्या, यानी कि अगर आपके कान खराब हैं या फिर आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप सुन नहीं पाएँगे और आप बोल भी नहीं पाएँगे। तो इसी वजह से आपका जो संप्रेषण होगा वो बाधित होगा, ठीक है? उसके बाद स्वास्थ्य की समस्याएँ, यदि प्रेषक या ग्राही अस्वस्थ है, संप्रेषण बाधित हो सकता है। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप बीमार हैं, तब भी आप चीज़ों को ठीक से नहीं समझ पाएँगे। उदाहरण के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति का श्रवण क्षमता का कम हो जाना, यानी कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी सुनने की जो क्षमता होती है वो ठीक कम हो जाती है। उस टाइम पे जो हमारा संप्रेषण होता है वो बाधित हो जाता है, इन्फॉर्मेशन हम ठीक से सुन नहीं पाते, ठीक है? इसके बाद देख लीजिए, संगठनात्मक बाधाएं होती हैं। यह बाधाएं संगठन के अंदर की संरचना और प्रक्रियाओं से संबंधित होती हैं। यानी कि अगर आप फैमिली में हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में बताया गया है। पहला, अधिकार का केंद्रीकरण। जब संगठन में केवल उच्च अधिकारी ही संप्रेषण कर सकते हैं, जैसे कि एक समाज है, वहाँ पे यदि कुछ ही लोग पढ़े हुए हैं और उन्हीं के पास इन्फॉर्मेशन है, तो वो अपने तरीके से बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन बताएँगे, जो सही तरीका है उस तरीके से नहीं बताएँगे। तो ये जो होती है, ये अधिकार का केंद्रीकरण होता है। उसके बाद अधिक चरणों का होना, जैसे कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन शुरू हुई, पहले 1 स्टेप पे पहुँची, उसके बाद दूसरे स्टेप पे पहुँची, उसके बाद तीसरे स्टेप पे पहुँची, फाइनली वो आप तक पहुँची है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर चेंज हो गई होंगी। तो अधिक चरणों के होने की वजह से भी जो अर्थ होता है ना इन्फॉर्मेशन का, वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हेर-फेर हो जाता है और बदल जाता है, ठीक है? स्पष्ट दिशा का अभाव, निर्देशों का स्पष्ट ना होना भी संप्रेषण के बीच में बाधाएँ डाल सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो किसी बड़े संगठन में नीचे तक सही संदेश ना पहुँच पाना, जैसे कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो ओनर है उसने कुछ बोला, बट जो नीचे वर्कर्स हैं उन तक वो चीज़ें ठीक से नहीं पहुँची, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स से होके गुजरी, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, प्रौद्योगिकी संबंधी बाधाएं। तकनीकी युग में संप्रेषण की बड़ी बाधा तकनीकी असफलताएं भी हैं। उपकरणों का सही उपयोग ना करना, साइबर सुरक्षा की समस्याएं। तो ये जो होती हैं, ये हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, ईमेल के माध्यम से संदेश का गलत पते पर पहुंच जाना। यानी कि ये क्या है, ये टेक्निकल ही तो इशू है, या फिर हमारा बीच में एकदम से कंप्यूटर बंद हो जाना, मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑफ हो जाना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे टेक्निकल एरर्स में आती हैं। उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं, सफल संप्रेषण के लिए समाधान क्या-क्या होंगे। यानी कि अब तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स देखी थी। अब हम देखेंगे कि इनसे निपटने के जो समाधान हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो पहला है स्पष्टता, यानी कि संदेश को सरल और स्पष्ट बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं और लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। जो हमारा संदेश है वो सरल होना चाहिए और स्पष्ट भी होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद संवेदनशीलता,
प्रेषक और ग्राही के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जो प्रेषक और ग्राही है ना, उन दोनों की ही जो मेंटल कंडीशन है और जो हमारे सांस्कृतिक पहलू हैं, उनको ध्यान में रखकर हमें चीज़ों को बनाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग। तकनीकी उपकरणों को ठीक से संचालित करना, यानी कि अगर हमें लगता है कि हमारा लैपटॉप बंद हो जाएगा तो वो किस वजह से बंद हो सकता है, हमें ये पता होना चाहिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें इसको ठीक कराना है, उसको चार्जिंग करनी है, उसके बाद हमें हमें उसका यूज़ करना है। तो ये है कि हम उसको प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाएँगे, ठीक है? सक्रिय श्रवण का मतलब है कि हमें ध्यान से चीज़ों को सुनना है और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो सफल संप्रेषण के मार्ग में आने वाली बाधाएं अनेक रूप में प्रकट हो सकती हैं। इन बाधाओं को पहचान कर उनका समाधान करना आवश्यक है, ताकि संप्रेषण प्रक्रियाएं प्रभावी और सटीक हों। संप्रेषण की सफलता समाज, शिक्षा और संगठन के समुचित विकास के लिए अनिवार्य है, ठीक है? तो ये था आपका क्वेश्चन। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवेदन से क्या अभिप्राय है और वर्तमान में ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए। यानी कि बेसिकली आपको इस वाले क्वेश्चन में प्रतिवेदन के बारे में बताना है और ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर प्रतिवेदन तैयार होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले परिचय से शुरू करेंगे एवरीवन। सो इसके परिचय में प्रतिवेदन का अर्थ है किसी विषय, घटना या समस्या पर व्यवस्थित और तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत की गई लिखित जानकारी। यानी कि प्रतिवेदन यानी कि एक तरीके से रिपोर्ट कह सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी विषय के बारे में, किसी घटना के बारे में या फिर किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आप कोई भी फैक्ट्स और कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं और वो लिखित होती है तो उसे हम रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है? तो यह जानकारी एक निश्चित उद्देश्य और पाठक वर्ग को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। प्रतिवेदन का उद्देश्य होता है कि किसी भी विषय का विश्लेषण, निष्कर्ष और समाधान प्रस्तुत किया जा करना, ठीक है? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रतिवेदन जो होता है वो बेसिकली किसी भी एक विषय के बारे में या किसी भी विषय के बारे में विश्लेषण करना, उसके बारे में जानकारी देना, उसके बारे में निष्कर्ष देना या फिर उससे रिलेटेड अगर कोई समाधान है तो वो प्रस्तुत करना होता है, ठीक है? यह प्रशासनिक, शैक्षिक, व्यावसायिक और सामाजिक क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण संचार का माध्यम होता है। यानी कि प्रशासनिक क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो या व्यावसायिक क्षेत्र हो, रिपोर्ट्स जो होती हैं वो हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवेदन प्रतिवेदन एक औपचारिक दस्तावेज होता है जो शोध, निरीक्षण और विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है। यानी कि इसमें बहुत सारे आपको फैक्ट्स जुटाने होते हैं, आपको रिपोर्ट्स तैयार करनी होती हैं, उसके अलावा आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, उनका विश्लेषण करना होता है, उसके बाद आप किसी रिपोर्ट को तैयार करते हैं, ठीक है? इसमें विषय की वस्तुनिष्ठ व्याख्या की जाती है ताकि पाठक को निर्णय लेने में सहायता मिले। यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे अब हम प्रतिवेदन की कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो पहली जो परिभाषा है वो है डॉक्टर नंद किशोर त्रिखा की। प्रतिवेदन वह लिखित प्रस्तुति है जिसमें किसी समस्या, घटना या स्थिति का तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत किया जाता है। बेसिकली ये वही चीज़ें बोल रहे हैं कि उसमें फैक्ट होने चाहिए, उसमें कुछ आंकड़े होने चाहिए, उसके बाद हम उसका विश्लेषण करेंगे और उससे रिलेटेड कोई समाधान प्रस्तुत करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो आपकी सेकंड परिभाषा है वो है डॉक्टर एस गिल की। प्रतिवेदन किसी विषय की विस्तार पूर्वक विवेचना करने और उसके परिणाम को प्रस्तुत करने का माध्यम है। यानी कि कोई भी विषय है, कोई भी टॉपिक है, उसके बारे में अगर हम विस्तार से जानकारी देना चाहते हैं तो वो एक तरीके से रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन होगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में प्रतिवेदन के लिए उपयुक्त विषय, यानी कि वर्तमान में जो प्रतिवेदन के लिए जो बहुत अच्छे जो विषय होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला है आज के समय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय समस्याओं को समझने और समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदन आवश्यक है। यानी कि ये सारे ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे आप प्रतिवेदन बना सकते हैं और ये बहुत ही उचित टॉपिक होते हैं, ठीक है? निम्नलिखित विषय पर प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले पर्यावरणीय समस्याएं और जलवायु परिवर्तन, ठीक है? तो इसमें कौन कौन से विषय आएंगे? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, वायु और जल प्रदूषण, ठीक है? ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे हम कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखा सकते हैं, फैक्ट्स दिखा सकते हैं, फिर सोल्यूशन भी दिखा सकते हैं, ठीक है? तो महत्व क्या होगा? पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण का उपाय सुझाने के लिए। यानी कि बेसिकली हमें इसमें कुछ उपाय भी सुझाने होंगे जो कि हम आसानी से सुझा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है वो है बेरोजगारी और आर्थिक असमानता। क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है उसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऐसे हैं जो कि बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और वहाँ पे आर्थिक असमानता देखने को मिल सकती है। हमारा भारत देश भी एक ऐसा ही देश है जिसमें आर्थिक असमानताएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो हम भी इस टॉपिक को अच्छे से दिखा सकते हैं, इस पर रिपोर्ट बना सकते हैं। उसके बाद इसमें
इसमें जो विषय रख सकते हैं हम, क्या-क्या रख सकते हैं? युवाओं में बढ़ती बेरोज़गारी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आय की असमानता, क्योंकि जो हमारा ग्रामीण इलाका होता है और जो शहरी शहरी इलाका होता है, उसमें जो आय का जो डिफ़रेंस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट उठा सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो महत्व होगा वो कैसे होगा? रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने और आर्थिक सुधारों के सुझाव देने के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? रोज़गार से रिलेटेड है, तो रोज़गार के अवसर बढ़ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है वो है शिक्षा की गुणवत्ता और डिजिटल शिक्षा, यानी कि जो डिजिटल शिक्षा है वो कैसे उपयोगी हो सकती है और शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो क्यों ज़रूरी है। तो इसमें जो विषय होंगे कौन कौन से होंगे? शिक्षा प्रणाली में सुधार, क्योंकि गुणवत्ता तो तभी आएगी ना जब सुधार होगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रामीण डिजिटल शिक्षाओं की पहुँच, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिजिटल शिक्षा है उनको कैसे पहुँचाया जा सकता है, कैसे बेटर इंटरनेट सेवाएँ दी जा सकती हैं, कैसे इंटरनेट की क्लासेस जो होती हैं वो दी जा सकती हैं, कैसे एप्लीकेशंस का यूज़ करना सिखाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो होंगी वो इस रिपोर्ट में तैयार की जा सकती हैं। इसका जो महत्व होगा वो क्या होगा? महत्वपूर्ण शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाना, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब तक पहुँच पाएगी, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एंड फोर्थ टॉपिक है वो हो सकता है स्वास्थ्य सेवाएँ और महामारी प्रबंधन, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को दिखाना। महामारी जैसे कोविड-19 का प्रबंधन कैसे होगा, कोविड-19 क्या था, इससे बचने की जो चीज़ें हैं वो हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएँगी। इसका जो महत्व होगा वो क्या होगा? इससे हमारा जो स्वास्थ्य होगा वो बेटर होगा और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो हमारी पॉलिसीज़ या नीतियाँ जो होती हैं वो हम अच्छे से बना पाएँगे। गवर्नमेंट अच्छे से जो चीज़ें हैं उनको कर पाएगी। उसके बाद महामारी से भी बचाव होगा, ठीक है? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता, यानी कि विषय इसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में जो असमानताएँ होती हैं, यानी कि फीमेल के साथ जो अलग बर्ताव किया जाता है, मेल के साथ अलग बर्ताव किया जाता है, सैलरी में अंतर होता है, ये सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। और लैंगिक जो भेदभाव होता है, किसी को कम पढ़ने दिया जाता है, किसी को ज़्यादा पढ़ने दिया जाता है, ये सारी जो चीज़ें हैं जो लिंग के आधार पे होती हैं उसमें उस पे भी बातचीत हो सकती है। उसके अलावा इसका जो महत्व होगा उसमें महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है तकनीकी प्रगति और साइबर सुरक्षा, ठीक है? तो इंटरनेट का दुरुपयोग, साइबर अपराध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव, ये सारे जो हो सकते हैं ये हमारे विषय हो सकते हैं, यानी कि हमारे टॉपिक्स हो सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? डिजिटल युग में तकनीकी खतरों से बचाव जो होगा उसका जो अवेयरनेस होगी वो फैलेगी, यानी कि वो लोग जो साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, वो अपने आप को सेव कर पाएंगे, ठीक है? उसके बाद जल संकट और जल संरक्षण, ये भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है। इसमें हम विषय कौन कौन से ले सकते हैं? जल संसाधनों की कमी, हाँ ले सकते हैं। उसके बाद जल प्रबंधन की जो नीतियाँ हैं वो कौन-कौन सी हो सकती हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? जल संरक्षण के उपायों को सुझाने के लिए हमें कुछ जो पॉलिसीज़ मिलेंगी, कुछ उपाय मिलेंगे जिससे हमारे जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो सकती हैं और आगे हमारी जो जो फ्यूचर है वो बेटर हो सकता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है जो है राजनीतिक सुधार और चुनावी प्रक्रियाएँ, क्योंकि हमारे देश में जो चुनाव है ना वो एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट से सुनना और देखना पसंद करते हैं। तो इसी में जो हम टॉपिक ले सकते हैं वो कौन-कौन से ले सकते हैं, जैसे कि चुनाव सुधार है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और घोटाला देखने को मिलता है चुनावों में, तो हम उसको ले सकते हैं। और भ्रष्टाचार नियंत्रण, यानी कि उस टाइम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको कैसे रोका जाए, और लोकतंत्र की जो चुनौतियाँ होती हैं, क्योंकि देखो चुनाव में जो भ्रष्टाचार है वो लोकतंत्र की एक चुनौती है, तो उसको भी हम इसके एज अ टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है? तो इससे इसका जो महत्व है वो क्या होगा? राजनीति में पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी बढ़ेगी और जो हमारा लोकतंत्र है ना वो भी पारदर्शी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक समानता और जातिवाद। इसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं उसके नाम है जाति आधारित भेदभाव या सामाजिक समरसता, यानी कि हम कह सकते हैं कि जाति के आधार पे जिन लोगों के साथ असमानताएँ होती हैं या फिर जिन लोगों के साथ भेदभाव होता है, वो जो चीज़ें हैं हम उनको दर्शा सकते हैं। और समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न वर्गों के साथ होने वाली जो चीज़ें हैं उनको हम सबको दिखा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद एक समान और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने में हमें हेल्प मिलेगी। इससे हमें ये समझने में हेल्प मिलेगी कि क्या चीज़ें ऐसी हैं समाज में जो दूसरे वर्गों के लिए अच्छी नहीं है और जो होनी नहीं चाहिए हमारे समाज में, ठीक है?
तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, वो है शहरीकरण और ग्रामीण विकास। यानी कि जो हमारा शहरीकरण है वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, और उसके अलावा जो हमारे गांव के इलाके हैं वहाँ पे भी तो विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जो हम जो टॉपिक्स ले सकते हैं वो कौन कौन से हैं? शहरीकरण की समस्याएं, यानी कि शहरीकरण की वजह से जो होने वाली समस्याएं हैं, जैसे कि पॉल्यूशन होता है, पेड़ वगैरह काटने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। एंड उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता, ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ कहाँ विकास की आवश्यकता है, किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है। इसके बाद इसका जो महत्व होगा वो क्या होगा? संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि जो हमारा विकास है उसको हम कैसे संतुलन में बनाए रख सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका ये महत्व होगा। इस चीज़ से हमें ये समझने की ये नॉलेज मिलेगी। ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं प्रतिवेदन की उपयोगिता। बेसिकली अब हम ये जानेंगे कि प्रतिवेदन की जो उपयोगिता होती है वो क्या होती है, यानी कि अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है तो आप उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, वो आपके लिए कैसे उपयोगी है। ठीक है। पहला है समस्याओं का विश्लेषण, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं या जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, हम उनको अच्छे से समझ सकते हैं और उसी की वजह से जो है हम आगे पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो समस्याएं हम समझ सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं, फिर अपना जो समाधान है वो दे सकते हैं। उसके बाद सार्वजनिक जागरूकता, यानी कि समाज में जागरूकता बढ़ाने और उसको प्रभावी साधन बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं रिपोर्ट का। उसके बाद नीति निर्माण में सहायक, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में बेहतर नीतियाँ बनाने के लिए जो रिपोर्ट्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन्हीं रिपोर्ट्स के ज़रिए से जो चीज़ें हैं वो नई सामने आती हैं, नई नई चीज़ें सामने आती हैं, नई नई पॉलिसीज़ आती हैं। ठीक है। उसके बाद है शैक्षणिक उपयोग। छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, यानी कि आंकड़े जो होते हैं ना वो उस चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो प्रतिवेदन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को समझने और उनका समाधान सुझाने का एक प्रभावी माध्यम है। यानी कि किसी भी रिपोर्ट या प्रतिवेदन से हम कहीं की भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो समस्याएं हैं उनको समझ सकते हैं और उनके लिए एक समाधान दे सकते हैं। वर्तमान में पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी जैसे विषयों पर प्रतिवेदन तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। ये न केवल समाज में जागरूकता बढ़ाने में सहायक हैं, बल्कि नीति निर्माण और विकास को भी दिशा प्रदान करते हैं। यानी कि ये हमारे समाज को अच्छा बनाएंगे और हमारे समाज के लिए जो भी नीतियाँ हैं जो अच्छी हैं उनको लेने में भी हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्तमान युग में ब्लॉगिंग का क्या महत्व है। आई होप आप सभी ब्लॉगिंग को तो जानते ही होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो ब्लॉगिंग है ये है क्या और इसका क्या महत्व है। ठीक है। तो चलिए इसके परिचय से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ब्लॉगिंग आज के डिजिटल युग का एक प्रभावी और सशक्त माध्यम बन गया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, अनुभवों और ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। यानी कि ब्लॉग के जरिए आप जो कर रहे हैं, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, आप पूरी दुनिया तक उसको शेयर कर सकते हैं। ब्लॉगिंग एक ऑनलाइन मंच है जहां व्यक्ति स्वतंत्र रूप से लेख, टिप्पणियां और विचार साझा कर सकता है। यानी कि आप जहां वहां जो चाहें वो लिख सकते हैं, अपनी डिबेट्स लिख सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं, अपनी चीज़ें लिख सकते हैं, आप लिखकर पूरी दुनिया तक उसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है। यह न केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का साधन है, बल्कि सूचना के प्रसार और सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि ये हमारी व्यक्तिगत चीज़ों को तो पहुंचाता ही पहुंचाता है, जो हमारी जो व्यक्तिगत सोच है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो उसको दूसरों तक पहुंचाता है। बट ये जो ब्लॉगिंग है ना, ये दूसरों को बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्प कर सकता है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मैंने ब्लॉग के ज़रिए से उसको पोस्ट कर दिया, एंड आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपके लिए वो क्या करेगा, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन रिसोर्स का काम करेगा। तो ब्लॉगिंग जो होती है वो हमारी अभिव्यक्ति को शेयर करने और हमें जो जानकारी है उसको लेने में भी हेल्प करता है। ठीक है। इसके आगे अब हम देखेंगे इसका जो महत्व होता है, यानी कि ब्लॉगिंग का क्या महत्व होता है। तो अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके विचारों को रखने के लिए अवसर आपको प्रदान करता है। तो ब्लॉगिंग व्यक्ति को अपनी सोच और रचनात्मकता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। लोग अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को साझा करके दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। यानी कि उनके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों को शेयर कर सकते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है। तो दूसरा पॉइंट है सूचना और ज्ञान का प्रसार, यानी कि जो आपके पास सूचना है वो आप दूसरों को दे सकते हैं। ब्लॉगिंग के माध्यम से विशेषज्ञ अपने ज्ञान और अनुभव को साझा कर सकते हैं। यह क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य
स्वास्थ्य और पर्यावरण की पर सूचनाओं का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल संचार का प्रभावी साधन। ब्लॉगिंग सामाजिक संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह एक ऐसा मंच है जहां लोग विचार आदान प्रदान करते हैं और विभिन्न मुद्दों पर संवाद स्थापित करते हैं। यानी कि जो ब्लॉगिंग वाला जो एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपनी सोच का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं और वहीं पे आप संवाद भी स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यावसायिक विकास। यानी कि व्यावसायिक विकास कैसे होता है ब्लॉगिंग के जरिए। चलिए देख लेते हैं। आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो सुना ही होगा, वो ब्लॉगिंग के जरिए से ही तो होती है। तो ब्लॉगिंग आज के व्यवसाय के विस्तार का एक शक्तिशाली उपकरण है। डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन और ब्रांड बिल्डिंग के लिए ब्लॉग्स का उपयोग किया जाता है। ये छोटे और बड़े व्यवसाय को अपनी पहचान बनाने में मदद करता है। यानी कि अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो आप ब्लॉग्स के जरिए से दूसरों को इन्फॉर्म करते हैं और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता। तो यहाँ पे राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता में ब्लॉगिंग राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का एक सशक्त माध्यम है। लोग ब्लॉग के जरिए अपनी राय व्यक्त करते हैं और जनमत को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो लोग हैं ना, वो जागरूकता फैलाने के लिए ब्लॉगिंग का यूज़ करते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं उसकी जागरूकता बढ़ाते हैं और जनमत जो है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आय का स्रोत। वर्तमान में ब्लॉगिंग न केवल शौक है बल्कि आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि ब्लॉगिंग के जरिए से लोग जो है वो अपने इनकम का सोर्स भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। ब्लॉगर्स विज्ञापनों, एफिलिएट मार्केटिंग और प्रयोजित सामग्री के माध्यम से धन कमा सकते हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ब्लॉगिंग पे जो आपका इनकम का रिसोर्स बन सकती हैं। उसके बाद आता है हमारा शिक्षण और ई लर्निंग में योगदान। ब्लॉगिंग शिक्षा क्षेत्र में भी सहायक है। शिक्षक और विशेषज्ञ अपने ब्लॉग्स के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराते हैं, छात्रों शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है। यानी कि आपने भी बहुत बार सर्च करके देखा होगा गूगल पे, तो आप वो ब्लॉग्स ही तो देखते हैं जहाँ पे आप किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो वो जो होता है वो एक तरीके से ब्लॉग होता है, जिसके ज़रिए से आप जो है बहुत सारी सामग्री जो है वो ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं वर्तमान युग में ब्लॉगिंग की क्यों आवश्यकता होती है। तो डिजिटल युग में संवाद का प्रमुख साधन होता है ब्लॉगिंग। सोशल मीडिया और इंटरनेट के प्रसार ने ब्लॉगिंग को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है। इनकी ये जो सोशल मीडिया है ना, ये ब्लॉगिंग को और ज़्यादा एक्सपेंस कर देती है। ठीक। सूचना तक आसान पहुंच। ब्लॉग्स के माध्यम से डिजिटल विषयों को सरल भाषा में समझाया जा सकता है। यानी कि जो ब्लॉग्स हैं उनके ज़रिए से हम किसी भी सूचना को बहुत ही ईजी वे में दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक संपर्क का माध्यम। यानी कि जो ब्लॉगिंग होता है ना, वो वैश्विक संपर्क का माध्यम होता है। आप अपनी कोई भी जानकारी वैश्विक स्तर पर नहीं पहुंचा सकते विदाउट ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग के जरिए व्यक्ति अपने विचारों को न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पहुंचा देते हैं। ठीक है। तो चलिए इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। ब्लॉगिंग वर्तमान युग में सूचना, अभिव्यक्ति और व्यावसायिक विकास का एक सशक्त माध्यम है। यह केवल व्यक्तिगत व्यावसायिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिजिटल युग में ब्लॉगिंग का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह समाज के हर क्षेत्र में अपनी गहरी छाप छोड़ रहा है। तो हम इसे ये समझ सकते हैं कि ब्लॉगिंग जो है वो वर्तमान युग में अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो उसको बढ़ा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है और दिन प्रतिदिन इसकी जो आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डायरी लेखन की भाषा पर विचार लिखिए। यानी कि डायरी लेखन जो होता है उसके अंदर हम एक भाषा का यूज़ करते हैं, एक पैटर्न का यूज़ करते हैं। वो जो पैटर्न, वो जो भाषा होती है वो क्या होती है, ठीक है, हमें इसके बारे में बताना है। सबसे पहले डायरी लेखन की भाषा पर विचार। डायरी लेखन एक व्यक्तिगत लेखन शैली है जो व्यक्ति के विचारों, अनुभवों और भाषाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डायरी जो लेखन होता है ना, वो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों को बताता है और उसके अलावा अनुभवों और भावनाओं को भी शेयर करने का एक तरीके से माध्यम होता है। ठीक है। यह व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण, स्मृतियों और दैनिक घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। यानी हमने आज के दिन में जो भी चीज़ें करी हैं उसको हम डायरी में लिखते हैं, जो जो हमारी यादें थी उसको डायरी में लिखते हैं, जो हमारे दिन में सारी चीज़ें गुजरी हैं उसको हम डायरी में लिखते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डायरी लेखन कहते हैं। डायरी लेखन की भाषा सहज, सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए, जो लेखक के मनोभावों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सके। यानी कि जब भी हम अपनी बातें अपने आप से कहते हैं तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, तो उसी तरीके से हमें डायरी में भी लिखना होता है। तो भाषा बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा जो होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए। ठीक है। इसकी देख लेते
लेते हैं कुछ विशेषताएं। डायरी लेखन की भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो पहला है सरलता और स्वाभाविकता। डायरी की भाषा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। ये लेखक की वास्तविक घटनाओं और विचारों को प्रतिबंधित करती है। इसमें औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि बेसिकली हम ये नहीं कह रहे कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्ड या फिर फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करना है। आप बहुत ज़्यादा इसको सिंपल रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। आज का दिन बहुत खास था। मैंने अपने दोस्तों के साथ बिताया और दिल खोलकर हंसी। यानी कि हम ये कह सकते हैं, आपको इसमें कोई भी फॉर्मल वर्ड का यूज़ नहीं करना है। आपको किसी को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं कहना है। आप जैसे चाहें अपनी डायरी को लिख सकते हैं, क्योंकि वो आप खुद से बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आत्मीयता और भावनात्मकता। यानी कि टच फील होना चाहिए कि हाँ, आप खुद के बारे में कोई चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। डायरी लेखन में भाषा आत्मीय और भावनात्मक होती है। इसमें लेखक के निजी अनुभव और भावनाएं शामिल होती हैं, यानी कि हमारी खुद की फीलिंग्स होती हैं उसमें, जो पाठक के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ पे डायरी लेखन में भाषा पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है, यानी कि हम जिस तरीके से चाहें वैसे लिख सकते हैं। लेखक अपनी भाषा शैली और शब्दों का चयन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। यह अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का माध्यम होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बाउंड हो कि आप इस वाले सेंटेंस का यूज़ नहीं कर सकते या आप ये वाले वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। नो, आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अनौपचारिकता। यहाँ पे डायरी लेखन में औपचारिक शब्दावली उपयोग नहीं किया जाता। इनमें अनौपचारिक दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आप अपने रेगुलर लाइफ में जो वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, जैसी भाषा का आप उपयोग करते हैं, आपको वही भाषा का उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो स्कूल्स में अपनी टीचर्स के सामने जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं आपको वो यूज़ करनी पड़े, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं व्याकरण और शैली की छूट। डायरी लेखन में व्याकरण और शैली के नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं है। लेखक अपने भावों को जैसे तैसे व्यक्त कर सकता है, यानी कि ये नहीं है कि आपने जो सेंटेंस लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, या फिर उसमें कोई भी पंचुएशन का यूज़ अगर आपने नहीं किया है तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ग्रामर से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं जैसे आप चाहें। बस आपको क्या करना है, आपको अपने जो फीलिंग्स हैं, जो अपनी बातें हैं वो लिखनी होती हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे उदाहरण है। आज मन बहुत बेचैन है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, सब कुछ उलझा हुआ लग रहा है। यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं उसकी मिस्टेक हो सकती है, सब्जेक्ट गायब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद संवाद शैली का प्रयोग करना, ये आपका छठा पॉइंट है। यहाँ पे डायरी लेखन में संवाद शैली का उपयोग भी किया जा सकता है। इसे अधिक जीवंत और दिलचस्प बनाती है, यानी कि जो हम संवाद शैली होती है ना, जब हम किसी से बात करते हैं तो जिस तरीके से हम बात करते हैं उसी तरीके से हम अपनी डायरी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखिए। मुझे लगा वह मुझसे बात करेगी, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं गलत हूँ? शायद नहीं। यानी कि हम यहाँ पे खुद से बात करके खुद ही आंसर दे सकते हैं उस चीज़ का, ठीक है। तो ये होती है आपकी संवाद शैली। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन निष्कर्ष देख लेते हैं। तो आपका निष्कर्ष है, डायरी लेखन की भाषा व्यक्ति की आत्मा और भावनाओं का आईना होती है। यानी कि हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो हम सोच रहे हैं डायरी लेखन बिल्कुल वही होता है, ठीक है। यह जितनी सरल स्वाभाविक और आत्मीय होगी उतनी ही प्रभावी होगी। डायरी एक ऐसा माध्यम है जहां व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। इसीलिए इसकी भाषा को लेखक की सोच और अनुभवों के साथ प्रवाहमान और सहज रहने देना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमें सिर्फ इसे सिंपल रखना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा उलझाना चाहिए। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र में संपादकीय की भूमिका पर विचार कीजिए। यानी कि समाचार पत्र में जो संपादकीय है उसकी क्या भूमिका होती है। तो चलिए पहले परिचय पढ़ लेते हैं। समाचार पत्र लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसमें प्रकाशित संपादकीय यानी कि जो एडिटोरियल्स होते हैं, इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है। यानी कि न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल वाले जो पेजेस होते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं न्यूज़पेपर के लिए। संपादकीय किसी समाचार पत्र की आत्मा, उसकी वैचारिक दिशा को दर्शाता है। यह पाठकों को समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और अन्य समसामयिक मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जो हमारा जो एडिटोरियल पेज होता है, ये बहुत सारे लोगों को ये बताता है कि हमारा जो समाज है वो आखिर किस सोच के ऊपर चल रहा है, समाज में कैसी चीज़ें चल रही हैं, जो हमारी राजनीति है वो किस सिचुएशन में है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो किन चीज़ों से गुजर रही है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, वो हमें एडिटोरियल से ही मिलती है, ठीक है। तो उसके बाद
यह संपादकीय न केवल जानकारी प्रदान करता है बल्कि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। यानी कि ये हमें इन्फॉर्मेशन तो देता ही देता है और उसके साथ जो उसके रीज़न है, जो उसका विश्लेषण है, जो उससे रिलेटेड जो दृष्टिकोण है, वो सारी चीज़ों को प्रस्तुत करता है, ठीक है? जो पाठकों को जागरूक और शिक्षित करता है। यानी कि जो पढ़ने वाले होते हैं उससे वो उस चीज़ के बारे में समझ पाते हैं, जागरूक हो पाते हैं, शिक्षित हो पाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे संपादकीय जो होता है उसकी जो परिभाषा है उसको देख लेते हैं। संपादकीय एक समाचार पत्र का वह खंड है जिसमें किसी महत्वपूर्ण मुद्दे, घटना या समस्या पर संपादक की राय और दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा ले लिया, उसके ऊपर जो मुद्दा है वो डिस्कस किया जाएगा, उसके ऊपर जो राय होगी वो डिस्कस की जाएगी, जो सॉल्यूशन होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। तो बेसिकली एडिटोरियल में ये चीज़ों को ऐड किया जाता है, ठीक है? यह विचारशील लेख होता है। इसे समाज को दिशा प्रदान करना और पाठकों को सोचने के लिए प्रेरित करना होता है। यानी कि जो हमारा समाज होता है ना, उसको अच्छी दिशा प्रदान करना ये एडिटोरियल का काम होता है, ताकि समाज अच्छे विचार ला सके, समाज में अच्छी चीज़ें हो सकें। तो ये सारी जो चीज़ होती है ये एडिटोरियल में बताई जाती हैं ताकि जो समाज है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके, ठीक है? उसके बाद देखिए समाचार पत्र में संपादकीय की जो भूमिका होती है वो क्या होती है। सबसे पहला, जनमत निर्माण में योगदान। संपादकीय किसी मुद्दे पर तथ्यों, तर्कों और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करके जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनमत निर्माण का मतलब होता है जनता को एक दिशा में लेके जाता है, ठीक है? यह पाठकों को मुद्दों की गहराई से समझने और उनके पक्ष और विपक्ष में विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि ये दिखाता है कि कोई भी जो मुद्दा है वो क्या है, कैसा है, कहाँ पर सही है और कहाँ पर गलत है, जिससे कि जो जो पाठक हैं वो ये निर्णय ले सकें कि वो चीज़ें अच्छी है या गलत है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज में जागरूकता फैलाना, ठीक है? तो संपादकीय के माध्यम से समाचार पत्र समसामयिकी विषयों जैसे कि पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाते हैं। यह पाठकों को उन मुद्दों के प्रति सचेत करते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो भी ऐसे मुद्दे हैं जो किसी भी इंसान को या उस देश में रह रहे लोगों को किसी भी तरीके से प्रभावित करते हैं, तो ये जो जो एडिटोरियल वाला पेज होता है ये उन मुद्दों पे जो है रोशनी डालता है और बताता है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ को देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा समस्याओं का विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करना। संपादकीय किसी समस्या का विश्लेषण करता है और उसके समाधान के लिए सुझाव भी प्रस्तुत करता है। यह पाठकों और नीति निर्माताओं को समस्या को समझने और उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि अगर कोई भी समस्या है तो वो जो समस्या है उससे रिलेटेड क्या क्या समाधान हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अपनाई जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें एडिटोरियल में अवेलेबल होती हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीतियों की समीक्षा और आलोचना करना। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड अगर कोई नीति बनाई गई है तो वो नीति सही है या गलत है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें एडिटोरियल में पता चलती हैं। सरकार और अन्य संस्थाओं की नीतियों और कार्यों की समीक्षा करना संपादकीय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह नीतियों की सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को उजागर करता है, जिससे सरकार और जनमत के बीच संवाद और मजबूत किया जा सकता है। यानी कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो किस तरीके से सही हैं या किस तरीके से गलत हैं, ये सारी चीज़ों पे वो रोशनी डालता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। पाठकों के लिए मार्गदर्शन। संपादकीय पाठकों को जटिल मुद्दों को समझने और अपने विचार विकसित करने में सहायता करता है। यह उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से मुद्दों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि बेसिकली जो जो पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, उनकी जो सोच होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, चीज़ों को वो अलग नज़रिए से देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का परिचय। एक अच्छा संपादकीय निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होता है। यह किसी मुद्दे के सभी पक्षों का गहराई से विश्लेषण करता है और तटस्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, ठीक है? तो आगे देखते हैं राजनीतिक और सामाजिक सुधार में भूमिका। संपादकीय राजनीति और सामाजिक सुधारों की आवश्यकता उजागर करता है। यह जनता की समस्याओं और चिंताओं को सामने लाता है और उन्हें हल करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि बेसिकली जो भी समस्या है उनको हम कैसे सामने ला सकते हैं लोगों के, कैसे उसको समझा जा सकता है और कैसे हल किया जा सकता है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संपादकीय की प्रभावशीलता के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में बताया गया है। पहला है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता यानी कि जो संपादक है ना उसमें जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट होनी चाहिए। तो संपादकीय का विषय प्रासंगिक और समसामयिक होना चाहिए। यानी कि बेसिकली करंट से रिलेटेड होना चाहिए। अगर लोगों को उससे रिलेटेड कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो लोग उसको नहीं पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे और ना ही उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद होता है तथ्यात्मकता। संपादकीय में प्रस्तुत जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ फैक्ट होने चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, तभी तो लोग उसको समझेंगे। उसके बाद होता है स्पष्टता और तार्किकता, यानी कि जो संपादकीय होता है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट भाषा में होना चाहिए और तर्कपूर्ण होना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो उसको आगे समझ सकें, बता सकें। ठीक है। उसके बाद होता है संतुलन। संपादकीय को निष्पक्ष रहकर सभी पक्षों का विश्लेषण करना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को गलत कह रहा है तो गलत कहते ही चला जाएगा, नहीं, उसको दोनों ही पक्षों का, यानी कि पक्ष का और विपक्ष का, दोनों का विश्लेषण करना होता है और फिर डिसाइड करना होता है। ठीक है। उसके बाद होता है पाठकों के संवाद। संपादकीय को पाठकों के संवाद स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि इसमें, यानी कि जो संपादकीय होता है उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाले हैं उनकी जो क्षमता है, उनके उनका जो संवाद है वो उसको बढ़ा सके। ठीक है। तो चलिए इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। समाचार पत्र में संपादकीय की भूमिका समाज में जागरूकता फैलाने, जनमत निर्माण और नीति की समीक्षा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम कह सकते हैं लोग इससे अवेयर होते हैं, जनमत का निर्माण होता है और जो नीतियाँ होती हैं उनको समझने, उनको पहचानने और पक्ष और विपक्ष में निर्णय लेने की जो क्षमता आती है वो आ जाती है लोगों में। ठीक है। यह एक ऐसा मंच है जो पाठकों को सूचित, शिक्षित और प्रेरित करता है। संपादकीय केवल एक लेख नहीं बल्कि एक विचारशील पहल है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लोग मजबूत होते हैं, लोकतंत्र मजबूत होता है और समाज भी जो है वो पॉजिटिव होता चला जाता है। ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये आपके हिंदी के क्वेश्चंस, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदी के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब आपके फुल बुक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। आपको इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से कर पाएँ। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक है। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम DU एजुकेशन क्लब है। उसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम ID को भी चेकआउट कर सकते हैं जिसका नाम भी DU एजुकेशन क्लब है। थैंक यू सो मच एवरीवन।